Hello everyone. I hope you all are fine staying at homes and spending a lot of time with your studies. With this hope, today I am going to start first chapter of First Flight poem. As I have told you earlier कि फर्स्ट फ्लाइट की जो आपकी बुक है उसमें प्रोज और पोइट्री दोनों हैं. तो पोइट्री की फर्स्ट पोएम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. पहले हमने क्या किया, चैप्टर कंप्लीट किया लेटर टू गॉड. तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा और रिवाइज किया होगा. ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. पोएम नंबर 1 इज देयर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट. डस्ट ऑफ स्नो ये पोएम है. तो बिफोर नोइंग द poem we must understand the name of the poet. हमें poet का नेम समझना बहुत कंपलसरी है, उसके बारे में समझना कंपलसरी है. तो the name of the poet is here Robert Frost. यहाँ poet का नेम है Robert Frost. वो एक नेचर पोइट थे. He was a nature poet and a foreigner poet. वो इंडियन पोइट नहीं थे, फॉरेनर पोइट थे, नेचर पोइट जिन्हें नेचर की हर चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था. एज वी कैन से दैट नाउ डेज ऑल्सो कि अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इफ़ वी मेक एनी टाइप ऑफ डिफरेंसेस विद नेचर देन द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस. तो उसके रिजल्ट जो है वो हमारे सामने होते हैं. ऑलराइट, सो इस पोएम के जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर पोएट हैं. अब हम आएंगे थीम पे. व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम. ये पोएम हमें क्या बताना चाहती है, इसकी थीम क्या है. तो इसकी थीम है हीलिंग पावर ऑफ नेचर. कि नेचर हमारे मन को, हमारे दिमाग को कैसे हील कर देती है. हील करना मीन्स रिकवर करना. हमारे माइंड को कैसे रिकवर कर देती है, हमारे मूड को कैसे चेंज कर देती है. जब हम बहुत सॉरोफुल मूड में होते हैं और हम किसी नेचर ब्यूटी में, साइलेंस में बैठने के लिए जाते हैं, देन हाउ इज़ आवर रिएक्शन चेंज. तो अब हमारा रिएक्शन कैसे चेंज हो जाता है, उस बारे में इस पोएट ने हमें बताया है. नेक्स्ट थिंग अबाउट सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों के बारे में. सुपरस्टिशंस क्या होते हैं, ये होते हैं अंधविश्वास. अंधविश्वासों के बारे में पोएट ने हमें बताया है. अब हमारे इंडियंस बहुत सारे सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं. अगर कोई कैट हमारे रास्ते में आ रही है देन वी स्टॉप गोइंग देयर. तो हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप, एंड यू नो वेरी वेल सो मैनी सुपरस्टिशंस आर देयर दैट वी पीपल कैन सी एट आवर होम्स. बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास हैं जो हम अपने घरों में भी देख सकते हैं. तो पोएट इसमें एक सुपरस्टिशन की बात कर रहा है. यहाँ तक कि फॉरेनर्स जो हैं, जो विदेशी लोग हैं, दे ऑल्सो बिलीव इन सम टाइप ऑफ सुपरस्टिशंस. तो ये पोएम एक सुपरस्टिशन को बताती है जिसमें क्या है, पोएम आई हैव रिटन हियर. दिस पोएम इज ऑफ 8 लाइन्स. 8 लाइन्स की पोएम है और 2 स्टैंजाज हैं. एज यू नो ईच स्टैंजा इज हैविंग 4 लाइन्स. हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स होती हैं. तो ये पोएम 8 लाइन्स की है और 2 स्टैंजाज में डिवाइडेड है. तो इट इज़ गिवन, आई हैव रिटन हियर द स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 2 इज ऑल्सो देयर. ओके, तो पोएम का जो नेम है डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो. अब डस्ट का यहाँ मीनिंग क्या होता है. डस्ट होता है वेरी टाइनी, बहुत छोटे छोटे डस्ट. जैसे हम अपने घरों में देखते हैं कि डस्ट जो अगर किसी हमारी बुक्स को अगर हम क्लीन नहीं करते हैं तो उन पर डस्ट हो जाती है. तो 1-2 दिन के लिए बाद जब हम देखते हैं तो उस पर डस्ट हो जाती है. तो डस्ट क्या होती है, बहुत टाइनी लेयर होती है, एक छोटी सी लेयर होती है, उसे हम डस्ट कहते हैं. तो यहाँ भी डस्ट का मतलब क्या है, वेरी टाइनी, बहुत छोटे छोटे पीसेज. किसके, स्नो के, आइस के जिसे हम कहते हैं. तो बहुत छोटे छोटे पीसेज. ठीक है, तो अब डस्ट ऑफ स्नो से उसका रिएक्शन, उसका सिस्टम कैसे चेंज हो जाता है, उसका मूड कैसे चेंज हो जाता है पोएट का, इसमें उसने ये हमको बताया है. तो स्टैंजा नंबर 1 क्या है हमारा, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock. तो इस पोएम में क्या है, 2 जो हैं, क्रो और जो हेमलॉक ट्री है. हेमलॉक एक ट्री का नेम है. क्रो और हेमलॉक दोनों एक नेगेटिव कैरेक्टर्स के फॉर्म में हमें बताए हुए हैं. ये दोनों क्या है, नेगेटिविटी को शो करते हैं, डेथ को शो करते हैं अकॉर्डिंग टू द सुपरस्टिशंस ऑफ द पोएट. पोएट के सुपरस्टिशन के अकॉर्डिंग ये दोनों नेगेटिविटी को शो करते हैं. तो द वे, अब पोएट कहता है एक दिन वो बहुत डिप्रेस्ड मूड में था और वो जा रहा था, एक प्लेस पर जा रहा था. तो वहाँ पर उसने क्या किया, क्या देखा, द वे अ क्रो. अब उसने देखा किस तरीके से, द वे किस तरीके से एक क्रो ने क्या कर दिया, शुक डाउन ऑन मी, वो हिला. शुक होता है यहाँ पर, आई हैव रिटन हियर द मीनिंग्स ऑल्सो. शुक का मतलब होता है मूड विद द जर्क, एक झटके के साथ हिलना. तो वो जो क्रो था वो कैसे हिला और वो बैठा कहाँ हुआ था, द क्रो वो सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था. हेमलॉक ट्री का मीनिंग यहाँ पर क्या है, हेमलॉक होता है एक ऐसा प्लांट जो फुल ऑफ पॉइजन, जो जहर से भरा होता है और जिसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. तो हेमलॉक एक ऐसे प्लांट का नेम है जो किससे फुल होता है, वो पॉइजन से फुल होता है. इट इज़ फुल ऑफ पॉइजन, जहर से भरा होता है और इसके वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. तो जो क्रो था वो कहाँ बैठा हुआ था, वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। तो जैसे ही पोएट वहां से निकला तो क्रो इस तरीके से हिला, इस तरीके से बहुत पुश के साथ, जोर के साथ उसने जर्किंग किया। द डस्ट ऑफ स्नो, अब जो उस प्लांट्स के ऊपर
प्लांट की जो लीव्स हैं उनके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो थी, छोटे छोटे टाइनी पीसेस थे स्नो के, वो द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, वो एक हेमलॉक ट्री से गिरकर पोएट के ऊपर आ जाते हैं। अब जब पोएट उस रास्ते से जा रहा था, देन ही वॉज इन अ वेरी अनहैप्पी मूड, ही वॉज इन अ वेरी सॉरोफुल मूड, बहुत दुखी मूड में था वो। तो पोएट यहाँ पर ये कहता है कि जिस रास्ते से वो जा रहा था, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो उस जैसे जिस तरीके से क्रो ने उसके ऊपर हिलाकर क्या डाल दी, उसके शोल्डर पे क्या डाल दी, वो आइस डाल दी। वो कहाँ से निकल रहा था, ही वॉज गोइंग फ्रॉम द वे ऑफ हेमलॉक ट्री, उस रास्ते से गुजर रहा था जहाँ पर हेमलॉक ट्री था। हेमलॉक ट्री के ऊपर कौन बैठा था, क्रो बैठा हुआ था। तो क्रो ने क्या किया, उसके ऊपर, उसके शोल्डर पर, जैसे ही वो हिला तो उसके शोल्डर पर वो जो आइस के छोटे छोटे पीसेस थे, डस्ट ऑफ स्नो थी, वो क्रो उसके ऊपर, शोल्डर के ऊपर आ गई। तो क्रो ने ये सब किया। जैसे ही वो जो डस्ट ऑफ स्नो थी उसके ऊपर आई पोएट के, तो पोएट का रिएक्शन अचानक से चेंज हो गया। सडनली इट वॉज चेंज्ड, द रिएक्शन, द मूड ऑफ द पोएट वॉज सडनली चेंज्ड। वो अचानक से कैसे चेंज हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट। अब जो डस्ट ऑफ स्नो थी, जो पीसेज ऑफ स्नो थे, उसने क्या कर दिया, पोएट को दे दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट, क्या दिया, अब पोएट को क्या मिला जैसे ही वो पीसेस गिरे उसके ऊपर आइस के, अ चेंज ऑफ मूड का बदलाव, एक परिवर्तन आ गया, एक बदलाव आ गया, एक कन्वर्जन हो गया, किसका, चेंज हो गया उसका मूड। जो पोएट का मूड बिल्कुल सॉरोफुल कंडीशन में था, वो एकदम से अचानक से चेंज होकर के एक हैप्पीनेस पॉइंट में चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और जो पूरा दिन मेरा जब खराब होने वाला था वो पश्चाताप में था, चाहे वो रिग्रेट था, चाहे वो किसी बात को लेकर डिस्टर्ब था, मे बी एनी वन ऑफ द रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, पोएट ने हमें यहाँ नहीं बताया है। तब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, एंड सेव्ड सम पार्ट, और मेरा दिन का जो भी हिस्सा वो पूरा खराब होने वाला था, द रेस्ट ऑफ द डे दैट वाज गोइंग टू बी स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द अनहैप्पी मूड ऑफ द पोएट, इट हैज़ नाउ बीन सेव्ड। अब वो बच गया था, किस वजह से, उस जो टाइनी पीसेस थे डस्ट ऑफ स्नो ऊपर क्रो की वजह से जो उसके ऊपर आई थी। अब पोएट यहाँ पर हमें क्या मैसेज दे रहा है, पोएट ये कह रहा है कि जो कई बार छोटी छोटी बातें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए इतनी सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम अपने आप को एक चेंजिंग पर्सनालिटी के रूप में फील करते हैं। ठीक है, तो ये पोएट ने हमें बताया यहाँ पर, यहाँ र्यूड का यहाँ मीनिंग है ऑफ अ डे आई हैड र्यूड का यहाँ मतलब है हेल्ड इन रिग्रेट, वो पश्चाताप में था या किसी पछतावे में उसका दिन बीतने वाला था और अचानक से उसका जो मूड था, उसका जो बॉडी सिस्टम था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे राइम स्कीम, द वे अ क्रो स्नो। ठीक है, तो राइम स्कीम हो गई यहाँ पर यहाँ पर ए और यहाँ भी ए, शुक डाउन ऑन मी और ट्री। राइम स्कीम आपको पता है, जब सेम साउंड्स मैच होती हैं दैट इट क्रिएट्स अ राइम स्कीम ऑफ द पोएम। किसी भी पोएम को पढ़ते टाइम उसकी राइम स्कीम को अंडरस्टूड करना इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ द पोएम। उसकी राइम स्कीम, उसमें लिटरेरी टर्म्स क्या है, उसमें थीम क्या है, पोइट क्या कह रहा है हमसे, दिस ऑल द थिंग्स आर वेरी मच नेसेसरी। सिर्फ इन 8 लाइन्स को ही पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं है, हमें इसकी राइम स्कीम और इसमें कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स यूज हुई हैं, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ पर जिस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या बनेगी, ए बी। ओके, साउंड मैंने आपको बता दिया, क्रो स्नो। ठीक है, ये दोनों सेम साउंड है, मी ट्री, तो ए बी हो गई, ए बी और ए बी, ये हो गई इसकी राइम स्कीम। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा की। अब सेकंड स्टैंजा की क्या हो गई, गिवन माई हार्ट पार्ट। ठीक है, तो सी से ये रही मूड र्यूड। अब ये भी साउंड मैच हो रही है, मूड और र्यूड, तो सी डी और सी डी। तो इसकी हम जो पोएम की राइम स्कीम है वो क्या बनेगी, राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी और सी डी, दैट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अब उसके बाद आ जाइए कि इसमें क्या यूज हुआ है, इसमें लिटरेरी टर्म कौन सी यूज हुई है, तो लिटरेरी टर्म इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब इट इज गिवन हियर एलिट्रेशन इन द सेकंड स्टैंजा थर्ड लाइन, एंड सेव्ड सम, जब कॉन्सोनेंट साउंड का कॉन्सोनेंट जो लेटर है उसका जब रिपीटेशन होता है, जब उसको रिपीट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है, लिटरेरी टर्म्स होती हैं, बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पोएम्स वी विल बी स्टडिंग। तो एलिट्रेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले इसमें, क्योंकि इस पोएम में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब कौन सी साउंड, जब कौन सा लेटर, जब लेटर कॉन्सोनेंट लेटर, आपको पता है वॉवल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, जब कॉन्सोनेंट लेटर्स
एक से दूसरी बार यूज हो जाता है किसी पोएम की लाइन में तो वो क्या बन जाता है, कौन सी लिटरेरी टर्म बन जाती है, इट बिकम्स एलिट्रेशन, तो वो एलिट्रेशन बन जाता है। तो इस पोएम में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। और एक आयरनी है, क्या आयरनी है इसमें, ये रनी है, पोएट्स सॉरोफुल मूड बिकेम हैप्पियर। पोएट का जो सॉरोफुल मूड था वो एकदम से हैप्पी हो जाता है। तो ये जो चेंजिंग पोजीशन आती है, इवन हमारे साथ भी कई बार ऐसे होता है ना, क्या आयरनी होती है कि हम किसी बहुत अनहैप्पी मूड में होते हैं, बहुत सैड मूड में होते हैं, अचानक से कोई गुड न्यूज़ हमारे पास मिल जाती है, वी गेट द गुड न्यूज़, या अचानक से हमारा कोई जो क्लोज फ्रेंड है या क्लोज रिलेटिव है वो हमसे मिलने के लिए आ जाता है, कम्स टू विजिटर्स। सो अचानक से जब कुछ चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो इसमें पोएट ने हमें क्या बताया है, एक आयरनी का यूज़ बताया है। पोएट्स का जो सॉरोफुल मूड है वो अचानक से खुश हो जाता है, अचानक से वो अनहैप्पी से हैप्पी हो जाता है, और पोएट का जो रेस्ट ऑफ द डे था वो स्पॉइल होने से बच जाता है। तो दीज ऑल आर द थिंग्स आई हैव रिटन हियर। पोएम इज ऑफ 8 लाइन्स, 8 लाइन्स की पोएम है। इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, आयरनी है, नेम ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो एक नेचर पोएट है। इसकी थीम किस पे बेस्ड है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर कैसे रिकवर करती है। जो पोएट है वो अब क्या करता है, पोएट ओवरकम कर लेता है सुपरस्टिशंस को, ठीक है, टू ओवरकम ऑल द सुपरस्टिशंस। अब पोएट क्या कहता है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं है इस वर्ड में, नथिंग इज नेगेटिव, ओनली योर एटीट्यूड इज नेगेटिव और पॉजिटिव। हम अपना एटीट्यूड ही पॉजिटिव और नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव चीज़ें अगर हम कहते हैं ना कि ऐसा काम करने से ये सुपरस्टिशन है, कुछ गलत हो जाएगा, तो नथिंग विल हैपन लाइक दिस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जस्ट बिलीव इन योर वर्क, डू द राइट थिंग्स ऑलवेज एंड डोंट हर्ट अदर्स, और कभी दूसरों को हर्ट मत करो। ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि सुपरस्टिशंस में, फालतू के सुपरस्टिशंस में बिलीव करने से। अच्छा, तो पोएट का भी आइडिया यहीं पर यही कहने का है कि इंडियंस तो बिलीव करते हैं, फॉरेनर्स भी सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं, और यहाँ पर इस पोएट ने, जो नेचर पोएट है, उसने जीत लिया है, ओवरकम कर लिया है, किसको, कवर अप कर लिया है, किसको, जितना भी जो उसके मन में जो सुपरस्टिशंस था कि हमलक ट्री और जो क्रो हैं ये दोनों डेथ के सिंबल हैं, दे बोथ आर द सिंबल ऑफ डेथ, सिंबल ऑफ नेगेटिविटी। लेकिन पोएट के साथ तो ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो हमलक ट्री के पास गया तो उसके साथ, उसके लाइफ में, तो उसके मूड में तो पॉजिटिविटी आ गई। तो हाउ कैन वी से दैट दिस इज द सिंबल ऑफ डेथ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिंबल ऑफ डेथ है, ये सिंबल ऑफ नेगेटिविटी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट दिस पोएम, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑल द लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स। थैंक यू।